जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे और उन मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या के गुण कौन कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा, उनके गुणधर्म किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ओके, पूर्णांक संख्या के गुणधर्म पढ़ते हैं। तो चलो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, उसको समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर जो भी हमारा होता है, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ये आगे बढ़ती जाएंगी, कोई ये हमारी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, इनका यूज किस में करते हैं? इनका यूज गणना करने में करते हैं। गणना, कोई भी गणना करिए उसको गणती गणना करने में करते हैं। और किसी भी क्रम को, किसी संख्याओं के क्रम के व्यवस्थित करने के लिए इनका यूज करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब इसमें आ जाइए, हम लोग देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर, वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अर्थात जब सम संख्या को हम लोग 2 से भाग देते हैं, जब किसी सम संख्या को हम लोग 2 से भाग देते हैं, तब शेषफल क्या होता है? शून्य आता है। शेषफल शून्य आना अनिवार्य है। सम संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। सम संख्या हमेशा। चलो इसको समझते हैं। अभी आप लोग समझिएगा, आपके सिलेबस में जो भी है पूरा एक एक क्वेश्चन हल करेंगे और एक एक टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 2 से पूर्णतः मतलब 2 से भाग देने पर, जैसे ये मैंने ले लिया 8 को भाग दे रहा हूँ, इसको मैं 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 चौको 8, यहाँ 8 आ गया। देखिए ये कितना बचा? 0। 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई, मतलब 8 एक सम संख्या। अच्छा चलो, 9 लेके देखते हैं हम लोग। देखो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 2 चौको 8, 1 बच गया, यहाँ से शेषफल 1 बच गया। इसका मतलब ये हमारी सम संख्या नहीं है, ये हमारी सम संख्या है। तो ये हो गई। अब सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 4 सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 4, 4 के बाद 6, फिर 8, इसमें 2 जोड़ते जाइए। 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12। ये हमारी सारी सम संख्याएं हैं। अब हम विषम संख्या पढ़ते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? और नंबर, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। उन्होंने कहा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, अर्थात विषम संख्याएं 2 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 1 देती हैं। आइए देखते हैं। जैसे विषम संख्या है, विषम संख्या को हम अगर 2 से विभाजित करते हैं, चलो 9 को हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग देते हैं। विभाजित का मतलब भाग देना। 2 से विभाजित करते हैं तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। 2 चौको 8, कितना बचा? 1। इन्होंने कहा शेषफल के रूप में हमेशा 1 देती है। देखो 1 आ गया। इसका मतलब 9 हमारा क्या है? विषम संख्या है।
ओके। और एक चीज़ और, आप किसी भी सम संख्या में अगर एक को प्लस करते तो हमको क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। ध्यान रखना, किसी भी सम संख्या में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। अब इन्होंने क्या कहा नीचे परिभाषा में, परिभाषा के अनुसार विषम संख्या को कभी भी दो पूर्णांक में विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता कैसे, देखो ये हमारा 5, देखो 4 को पहले हम 4 को हम दो पूर्णांकों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भाई। अगर इसको हम ऐड करेंगे तब 4 आएगा, गुणा करेंगे तब 4 आएगा, ठीक है। देखो इसको दो पूर्णांकों में विभाजित करते हैं, लेकिन अगर हम 5 एक विषम संख्या है, इसको हम दो पूर्णांकों में विभाजित कैसे करोगे बताओ, इसको कर ही नहीं सकते हो 5 को 2, और पॉइंट में पूर्णांक संख्या होगी नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए। चलिए विषम संख्या के गुण पढ़ते हैं, विषम संख्या के क्या क्या गुण होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, दो विषम संख्या ले लीजिए, कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए। चलो 3 लेता हूँ, 3 + 3 कितना हो गया, 6। उन्होंने कहा दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, 6 एक सम संख्या है, ठीक है। फिर दूसरा क्या इन्होंने बताया, दूसरा बताया कि दो विषम संख्याओं का अंतर सब्ट्रैक्शन सम संख्या होता है। अच्छा ठीक है, चलो दो विषम संख्याओं का अंतर 9 - 5, 9 - 5 कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, हो गया। दो विषम संख्याओं का अंतर कितना, सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तीसरी कंडीशन, दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होता है। अब इसमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, बताइए दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है, नीचे कई सारी संख्याएं दी जाएंगी, उसमें आपको बताना होगा। इसलिए समझो दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। चलो दो विषम संख्याओं ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, गुणे 3 ले लेते हैं, कितना हो गया, 3 रखी 9, 9 एक विषम संख्या है। तो ध्यान रखना, दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। अब देखिए किसी विषम संख्या से विषम संख्या में भाग देने पर भागफल विषम संख्या मिलता है। अच्छा भागफल कितना मिलेगा, विषम संख्या। चलो ये भी देख लेते हैं, किसी विषम संख्या को, चलिए हम ये 9 लिख लेते हैं विषम संख्या, ओके। इसमें कहा किसी विषम संख्या से भाग देने पर, चलो 3 से हम इसको भाग दे देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, इन्होंने कहा कि भागफल हमेशा विषम संख्या मिलेगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 रखी 9, ओके। देखिए 3 भी एक हमारी विषम संख्या है, तो हो गया ना, किसी विषम संख्या से विषम संख्या को भाग देने पर हमको विषम संख्या ही मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी विषम संख्या, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, किसी भी विषम संख्या के अंत में किसी भी 1, 3, 5, 7 या 9 अंक आते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे किसी भी विषम संख्या हम ले लेते हैं 31, ये क्या हमारी विषम संख्या है, और 30 क्या है हमारी सम संख्या है। ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया 39, ये हमारी विषम संख्या है। तो ऐसे पहचानेंगे, किसी भी संख्या के पीछे देखेंगे कौन सी संख्या है, हमारी विषम संख्या। पहले तो ये 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 तक तो विषम संख्या, उसके बाद जब दहाई में आ जाएगा, जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, ये मतलब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा इसके गुण। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य से अनंत तक किसी भी धनात्मक मतलब सकारात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या समानतः शून्य से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, समझेंगे। शून्य से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इस ग्राफ
मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इस ग्राफ को समझिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, दो यहाँ पर समझा रखे। देखो एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके, नेचुरल नंबर। अब इसी में हम जीरो जोड़ देते हैं, इसी में हम आगे जीरो जोड़ देते हैं, मतलब हम जीरो से गिनती करेंगे। अगर जीरो से जिन संख्याओं की शुरुआत होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर है। जो 1 से शुरुआत होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जो 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या। अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या समझेंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या जो थी वो हमारी 1 से शुरुआत होती थी। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हमें किससे शुरू हुई? 0 से। अब पूर्णांक संख्या जो होती है वो क्या होती है? धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए एरो यहाँ तक बना है ना, तो ये पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। यहाँ पर क्या हो गया? देखिए ये पूर्ण संख्या मैंने समझाया कि 1 से लेके 4 तक होती है। ओके, अगर इसी में प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 4 तक यहाँ दिया रहेगा, ये अनंत तक होती है। ओके, और फिर उसी में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारी ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या को बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी में हम माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4, और ये हमारा अनंत तक जाएगा। ओके, ये हमारा अनंत तक, ये ऋणात्मक। और ये सारी संख्याएं, जो ये सारी संख्याएं दी गई हैं, ये हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, एक नंबर भी उसमें 0 भी आ गया और माइनस में भी है, मतलब धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। परिभाषा इसकी चलो हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक, मतलब देखिए पूर्ण संख्या थी, ये हमारी पूर्ण संख्या थी, यहाँ से हमारी पूर्ण संख्या थी। अब इसी में इन्होंने क्या किया कि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं। अब ये वाली ऋणात्मक संख्याओं को इन्होंने सम्मिलित कर लिया है। करने पर जो संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप में पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं का नियम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमेशा आपको आगे क्या, देखिए किसी भी माइनस और माइनस, इन्होंने कहा कि माइनस और माइनस के योग को क्या हम कहेंगे? प्लस कहेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट हम समझा रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस आएगा। कहीं भी अगर मान लो यहाँ पर 3 -3 प्लस -3 लिखा हुआ, तो क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ पर -3 आएगा कि +3 आएगा, या सॉरी -6 आएगा या +6 आएगा। लेकिन ये क्या होगा? ये इन्वर्टेड कामा में होगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सभी को पता है कि अगर प्लस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस 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 ही रहता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस प्लस का, माइनस का 5 प्लस
प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, 5 अगर उसको जोड़ोगे माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है। देखो इसमें प्लस चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी जो है माइनस होगा, माइनस सॉरी ये प्लस था ना, प्लस माइनस का कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस। ये चीज़ समझ में आई, ये बहुत ज़रूरी, ये अभी आगे जब आप लोग हल करोगे ना क्वेश्चन तो ये बहुत काम आएगी कि माइनस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ये हमारे जोड़ के हो गए थे, ये टोटल प्लस थे ना, तो योग के नियम हो गए थे। अब हम घटाव के नियम पढ़ेंगे, ये पूरे घटाव, माइनस 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 होता है, घटाव के नियम पढ़ेंगे। माइनस का 5 माइनस का 2 क्या होगा, माइनस 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 क्या होता है हमारा, माइनस होता है। अब माइनस 5 में से -2 चला गया, अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर प्लस का 5 है प्लस प्लस का 2 है तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 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 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस का 5 प्लस सॉरी ये माइनस है, ये घटाव के नियम हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं 2, तो अगर हम ये करेंगे माइनस प्लस तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 3 बचेगा प्लस का। ठीक है, और ये प्लस माइनस वो भी प्लस बचेगा, 5 प्लस का माइनस, इसको इन ब्रैकेट अंदर कर लेते हैं, प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 3। चलिए अब हम लोग का पढ़ते हैं गुणनफल के नियम। अगर माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 को हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखना, माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तीनों पची 15 आएगा, ये प्लस का 15 आएगा। यहाँ पर माइनस का 15 मत लिख देना, माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है। ये पहला नियम देखो यहाँ बता रहा कि हम माइनस और माइनस का अगर गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। दूसरा देखते हैं, प्लस और प्लस का गुणा, प्लस का 3 इंटू यहाँ कर लो, प्लस का 5 इक्वल टू कितना आया, प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस आता है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस प्लस का हमेशा क्या होता है, माइनस का 3 इंटू प्लस का 5 इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, 15 आएगा। ठीक है, अब हम लोग प्लस माइनस को गुणा कर लेते हैं, प्लस का 3 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ये समझ में आ गया। ये बहुत जरूरी है इनको समझना, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, और प्लस का प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस होता है। ये बहुत ज़रूरी समझना। अच्छा, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस का जो भागफल के हम लोग नियम देखते हैं,
पूर्णांकों के भागफल के नियम। देखो यहाँ माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। कैसे होता है? देखो माइनस का 8 और माइनस का 4 ऐसे ही तो भाग देते हैं। तो देखो जो ये इन दोनों को भाग देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस हमारा कट गया, दोनों प्लस हो गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर 2 आएगा। ये प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और प्लस प्लस का 8 प्लस का 4 भाग दोगे तो ये देखो प्लस प्लस कट गया। ये प्लस हमेशा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर प्लस का 2। अब इन्होंने कहा माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है माइनस प्लस हमेशा माइनस। माइनस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू, देखो यहाँ ये नहीं कर सकता। अगर सेम प्रतीक होता माइनस माइनस तो कट जाता, लेकिन अब नहीं कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब जो ऊपर वाला प्रतीक होता है वो हमेशा लगेगा माइनस का 2। आया माइनस, ये आ गया ना आपका। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस प्लस हमेशा हर संख्या में, जैसे यहाँ पर 4 लिखा तो ये धनात्मक है ना, तो लिखा रहेगा, इसमें समझ लो प्लस लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या को लिखोगे तो आप जरूर माइनस लगाओ। ये माइनस इसीलिए खतरनाक होता है, उसे आपको लिखना ही पड़ेगा। ये हमारी धनात्मक है, ये हमारा ऋणात्मक है। इसमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी प्लस माइनस, प्लस और माइनस को भाग दोगे तो हमारा माइनस प्राप्त होता है। यहाँ पर पूर्ण संख्या का गुण पढ़ लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण अंकगणित के जोड़, है ना, घटाव, भाग और गुणा पर आधारित होते हैं। यदि किसी संख्या का जोड़ घटाव भाग गुणा किया जाता है तो परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स, इनके हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे क्या है, दो पूर्ण संख्याएं जोड़ने पर हमेशा पूर्ण संख्या मिलती है। हाँ, दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या को हम जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को 3 + 3 पूर्ण संख्या बराबर हमको 6 एक पूर्ण संख्या मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया, दो पूर्ण संख्याएं जोड़ने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो एक क्वेश्चन आएगा आपका, क्या दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है नीचे पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, ये मतलब कई सारे उसमें दिए रहेंगे ऑप्शन, या आगे क्वेश्चन हल करके हम समझाएंगे। दो संख्याओं का योग और गुणनफल वही रहेगा जिसमें वो जोड़ा या गुणा। दो संख्याओं का योग, देखिए 3 + 3, दो संख्याओं का योग हमने 6 किया। अब इन्होंने कहा कि गुणनफल वही रहेगा, तो कर लो 3 × 3, दो संख्याओं का योग और गुणनफल वही रहेगा। दो संख्याओं का योग और गुणनफल वही रहेगा जिसमें वो जोड़ा या गुणा किया गया है। गुणनफल 6 और योग 6। इन दो संख्याओं को 2 बार हमने जोड़ा और इन दो संख्याओं को हमने 2 बार ये 2 टाइम्स गुणा किया, तो वही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब किसी भी संख्या को हम 1 से अगर गुणा करेंगे, मान लो 3 को हम 1 से गुणा करेंगे, तो अपरिवर्तित मतलब कोई भी परिवर्तन इस संख्या में नहीं हुआ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो उसका कोई भी मान परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं, वही रहेगा। ओके। जब एक पूरी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो परिणाम हमेशा शून्य रहेगा। मान लो 3 को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा परिणाम हमेशा शून्य आएगा।
पूर्ण संख्याओं का योगात्मक पहचान शून्य होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं की गुणात्मक पहचान एक होती है। किसी भी पूर्ण संख्या, जैसे मान लो ये 4 एक पूर्णांक संख्या, तो इसका गुणात्मक हम गुणे में एक हमेशा रहता है, गुणे में हमेशा क्या रहता है, एक रहता है, तो इसका मान में कोई परिवर्तित नहीं होता, एक रहता है। पूर्ण संख्या योग सहचार नियम का पालन करती हैं। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, सहचार नियम का पालन करती हैं, ये गुणन सहचार का नियम पालन करती हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।